नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट का एक और प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 2 है, ठीक है। अगर आप यूपी टेट के साथ साथ सी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। जैसा कि यूपी टेट में पूछा जाता है 25 क्वेश्चन या 22 से 25 क्वेश्चन कंटेंट से और बाकी शिक्षण से, तो उसी प्रकार से यह मॉडल पेपर है जिसमें शिक्षण के साथ साथ कंटेंट से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके खुद से करें, फिर वीडियो प्ले करके मिलान कीजिए और आप कमेंट कीजिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड करें और वीडियो देखने के बाद उस PDF को खुद से लगाएं और देखें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वह MDH फॉर्मूले से किए जाते हैं। M यानी मैन यानी कितने मजदूर हैं, ठीक है। D यानी दिन, तो कितने दिनों में किया गया है। और H इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कितने घंटों में किया जाता है या हर दिन कितने कितने घंटे काम किया जाता है वो नहीं दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला हम लेंगे M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। M1 में क्या रखेंगे, पहले कंडीशन 15 मजदूर हैं तो मैं M की जगह 15 रख देंगे, D की जगह दिन कितने हैं तो 12 रख देंगे। फिर बराबर दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें मैन है 20, तो M की जगह 20 रख देंगे। D नहीं दिया हुआ है कितने दिन में पूरा करेंगे तो वहाँ D2 ही रख देंगे। उसके बाद बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हल करेंगे तो देखेंगे क्या कुछ कट रहा है। तो यहाँ 5 तिहाई 15 और यहाँ 5 चौके 20। अब यहाँ 4 से 4 तिहाई 12, तो बाएं पक्ष में क्या बचा, 3 गुणे 3 यानी 9 बचा और दाएं पक्ष में बचा D2 यानी 20 मजदूर जो है वह इसे 9 दिन में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन जो D है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के लिए मॉडल का प्रयोग करता है, ठीक है। यह चित्र है, इस चित्र द्वारा वह बच्चा सीख रहा है कि मेरे भाई की उम्र 7 है, ठीक है। उसको अलग अलग कंडीशन से सीख रहा है, जैसे 6 + 1 7 हो गया। यहाँ 8/2 यानी 4 + 3, इसको हल करेंगे तो 4 आएगा और 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 दूनी 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी रचनात्मक क्रिया कर रहा है बालक बार बार, तो ये हो जाएगा ज्ञान सृजन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आयत की लंबाई दी हुई है, एक आयत की लंबाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आयत है जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। यदि किसी वर्ग यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर वह आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको आगे लिखा हुआ है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, यानी इस भुजा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बस हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 गुणे L क्या दिया हुआ है 16 और B क्या दिया हुआ है 8 और यहाँ क्या है भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो 2 8 16 यानी दाएं पक्ष में हो गया 16 गुणे 16 और बाएं पक्ष में क्या है भुजा स्क्वायर है, परंतु हमें भुजा निकालना है तो स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। रूट में कोई भी अंक 2 बार होता है तो रूट हट जाता है और वह अंक बाहर आ जाता है तो आ जाएगा 16, यानी भुजा हो जाएगी 16 और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन C में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 5/6 के हर में कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणाम जो है वह 1 आ जाए। तो 5/6 है, आपको पता होगा ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो हर में से कोई संख्या घटानी है कि यह 1 बन जाए। तो मान लेते हैं x हम घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसी को हल कर लेंगे तो त्रिज्यक यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बराबर हो जाएगा 6 - x। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये माइनस में है तो दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो इधर आके यह प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे दाएं पक्ष में तो यह प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 5 यानी 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन A जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। यह नकारात्मक है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है,
यह पद्धति त्रुटिपूर्ण है, यह भी बिल्कुल गलत है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, यह भी बिल्कुल गलत है। नकारात्मक है तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहले इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आप चेक करेंगे कि इसमें कौन से 3 ऑप्शन सही हैं, तो फिर जो बच जाएगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थियों में जानकारी और ज्ञान का विकास होता है, तो ऑप्शन 1 जो है वो जानकारी और ज्ञान की बात कर रहा है, तो ये दोनों होते हैं। फिर क्या होता है, साथ ही साथ कौशल विकसित करने में भी सहायक होता है, तो यह भी हो जाएगा। और आपसे नहीं वाला पूछ रहा है, तो ये तीनों अगर होते हैं बैंकिंग मॉडल में, तो यह नहीं होता है कि विद्यार्थी को समझ देता है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं, तो दिए हुए आंकड़े हम जोड़ लेते हैं, तो विद्यार्थियों की जो आयु है ऊपर हम जोड़ लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं विद्यार्थियों की आयु जोड़ने पे x आती है, और नीचे क्या होता है, जितने विद्यार्थियों की संख्या होती है उसे लिखते हैं। ठीक है, तो 40 विद्यार्थी हैं और इनका औसत बराबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो यहाँ 15 हो गया। तो इसी को हल कर लेंगे, तो यह विद्यार्थियों का जो योग है उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 15 चौके 60 और ये 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी विद्यार्थियों की जो आयु का योग आ गया वो 600 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, यानी इसी 600 में अगर शिक्षक को भी शामिल कर लें, शिक्षक की आयु नहीं दी हुई है, मान लेते हैं y वर्ष के शिक्षक हैं, तो उनकी भी शामिल कर लिया जाए। अब तक क्या थे, 40 लोग थे, अब शिक्षक भी आ गए तो 41 लोग हो गए। फिर क्या कह रहा है, यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 हो जाए, यानी अब क्या हो गई, औसत आयु 16 हो गई। अब हम तो यहाँ पे 16 रख देंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 41 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 656 आ जाएगा। और बाईं तरफ क्या है, 600 प्लस y है, y क्या है, शिक्षक की आयु है, यही हमें ज्ञात करना है। तो ये 600 दूसरी तरफ जाएगा, तो 656 में से 600 घट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 56। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई है 35 मीटर तथा क्षेत्रफल दिया हुआ है 700। ठीक है, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, तो लंबाई आपको दिया हुआ है 35। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी दिया हुआ है 700। तो हम यहाँ पे जो L दिया हुआ है इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 35 गुणे b बराबर 700 हो जाएगा। फिर हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को काटेंगे, तो 35 दूनी 70 और 0 का 0 ऐसे ही रहेगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर पूछ रहा है लंबाई जो है, चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी कम है, चौड़ाई कितनी कम है, तो चौड़ाई है 20, लंबाई है 35, तो हम लंबाई में से चौड़ाई घटा देंगे तो आ जाएगा 15, यानी 15 कम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है। ये संख्याएं दी हुई हैं, एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, फिर एक दिया हुआ है, फिर 2 हो जा रहा है, फिर 3 हो जा रहा है, फिर 5 हो जा रहा है, फिर 8 हो जा रहा है, फिर 13 हो जा रहा है, तो अगली संख्या कौन सी आएगी। तो आप ध्यान दें, तो जो संख्या ये लिखी हुई है ये कैसे आ रही है, पुरानी 2 संख्याओं को जोड़ के, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार ये 3 कैसे आया, तो पुरानी 2 संख्याओं को जोड़ के 2 प्लस 1 3 आ गया। ठीक है, अब ये 5 कैसे आया, तो पुरानी 2 संख्याओं को जोड़ के 3 प्लस 2 5 हो गया। ठीक है, 8 कैसे आया, तो इसके पहले की 2 संख्याओं को जोड़ के 5 प्लस 3 8। 13 कैसे आया, तो इसके पहले की 2 संख्याओं को जोड़ के, तो ऐसे ही 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 13 प्लस 8 जोड़ देंगे तो आएगा कितना आएगा, 21 आएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 0.4 का मतलब गुणा होता है 5%, 5 प्रति मतलब पर, और 100 मतलब परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब 5%, तो पर सेंट यानी 100, तो 0.4 का 5% निकालेंगे, तो पहले काटने की कोशिश करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद 5 दूनी 10, नीचे कितना आ गया 200, फिर 4 से कटेगा ये, 4 5 20, यानी आ गया 1/50। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 50 से 1 को काटेंगे, तो 50 से 1 नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा है तो एक शून्य लगाएंगे, यहाँ शून्य आ जाएगा, फिर यह कटेगा 50 दूनी 100, तो आंसर आ जाएगा 0.02, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम से बच्चों में क्या विकसित नहीं होता है? तो सूत्र विकसित हो जाता है, बार बार प्रयोग करने से तर्क की क्षमता भी विकसित होती है, ज्ञान भी विकसित होता है। रटना जो है यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए रटना जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण जो होता है वह गणित की समझ विकसित करने के लिए किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 102 में डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले उसको पता होता है फिर वह अमूर्त की ओर जाता है और गोलाई की अवधारणा उसमें विकसित होती है। अगला प्रश्न है, शीला और शिल्पा के पास कुछ रुपए हैं जो अनुपात में दिया हुआ है 5:3, जिसमें से शीला का दिया हुआ है 400 रुपये और शिल्पी के पास 5 के सिक्के हैं लेकिन रुपए नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, पहले जब भी अनुपात में दिया रहता है तो अनुपात में कब किसी अंक को लिखा जाता है? जब वो लघु रूप होता है। तो अनुपात से बाहर निकालते हैं तो हम इसके साथ x मान लेते हैं कि यह शिल्पा के पास 5x था, शीला के पास 5x था और शिल्पा बाद में लिखा हुआ है तो बाद में 3 लिखा हुआ है, यानी शिल्पा के पास कितना है? 3x है। ठीक है, और इस 5x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 400 दिया हुआ है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 5 × 8 = 40, यानी x की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x रख के 80 निकाल लेंगे कि शिल्पा के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो 8 × 3 = 24, यानी 240 रुपये हैं शिल्पा के पास। लेकिन ये तो रुपए हैं, लेकिन ये जो रुपए हैं वो 5-5 के सिक्के में उसने रखा है। तो अब हम 5 से भाग कर देंगे, तो 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40, यानी 48 सिक्के हैं उसके पास। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याएं जो दी हुई हैं 12, 14, 16, 18 में कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 और 7 हैं? जिसके भाज्य, यानी ऐसी कोई संख्या है जिसके भाज्य 16 और 7 हैं। ठीक है, यानी फैक्टर्स हैं ये दोनों, यानी ये ऐसी कोई संख्या है जिसको ये दोनों काटते हैं, यानी इन दोनों के पहाड़े में आता है। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए या दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए, तो 16 × 7 = 112 हो जाएगा। यानी 112 जो है वो 16 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। यही कह रहा है जिसके भाज्य हैं 16 और 7, तो इसके भाज्य आप देखेंगे तो 16 और 7 होंगे। ठीक है, ये संख्या आ गई। अब क्या कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जो इसको कट करेगी। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, 12 से ये नहीं कटेगा, 14 से ये कट जाएगा, कितनी बार में? 8 बार में। तो 14 जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 16 से भी कट जाएगा, परंतु यहाँ पे भी 16 दिया हुआ है तो 16 भी सही हो सकता है, बाकी 16 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 14 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो बोर्ड मास पे है। 1 का क्यूब दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर ब्रैकेट, जैसे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, तो 6 - 9 दिया हुआ है, तो 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही माइनस रखेंगे, फिर -1 का स्क्वायर, तो माइनस का जब निगेटिव साइन का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 हो जाता है। फिर प्लस दिया हुआ है और √4 दिया हुआ है, तो √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, और 1/4 + 2। अब क्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, -3 था ऊपर, नीचे 1 था, एलसीएम आ गया 4, यानी नीचे क्या हुआ? 4 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा, तो 4 × 3 = 12, और माइनस का है तो माइनस का 12। ठीक है, यहाँ 4 था, एलसीएम भी 4 आया है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऊपर भी कोई बदलाव नहीं होगा और माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 1 था, एलसीएम आ गया 4, यानी 4 से गुणा हुआ है नीचे, तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा, और यहाँ आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, तो प्लस और 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो -12 और -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 13 हो जाएगा, जिसमें से +8 को हम हटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा ऊपर, और नीचे रहेगा 4। यही ऑप्शन सही हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से
1500 यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 4 वर्ष के लिए ब्याज से देता है, 4 वर्ष पश्चात उसके कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, यानी एसआई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ दर दिया हुआ है 5%, आपको फॉर्मूला पता होगा। एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, यानी एसआई इजकल टू PRT अपॉन 100। तो P यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है 1500, R यानी रेट कितना दिया हुआ है 5, यानी दर है 5, और समय कितना है 4 वर्ष है, तो समय बटे में 100। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 चौके 60 और 6 पचे 30, यानी आ गया उत्तर कितना आया 300, यानी एसआई आ गया 300। 4 वर्षों में उसको 300 एसआई मिला, लेकिन उस पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 300 का तो लाभ हुआ, लेकिन अब हम इसको परसेंट में बदलेंगे। तो 300 का लाभ हुआ कितने पे 1500 पे। ठीक है, परसेंट में बदलना है इसलिए 100 से गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 पचे 15 और 5 से 5 दूनी 10, यानी 20% जो है वो उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलती है। दूसरी ट्रेन 1 घंटे पश्चात इसी बिंदु से 1 घंटे पश्चात जब तक ये ट्रेन यहाँ पहुँचती है, या मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे पहुँचती है, तब ये यहाँ से निकलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो पूछ रहा है दुर्घटना का संभावना है या नहीं है। ठीक है, तो जो बाद में ट्रेन चल रही है उसी बिंदु से चल रही है और पुरानी वाली ट्रेन से स्पीड ज़्यादा है, तो कभी ना कभी तो उसको क्रॉस करेगी ही, या कभी ना कभी उससे टकराएगी ही। अगर सेम बिंदु से चल रही है तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा कि शायद हाँ दुर्घटना होगी। अगला प्रश्न है 109, जिसमें कह रहा है बीज गणितीय सूत्र का अधिगम है। तो बीज गणितीय सूत्र का अधिगम एक प्रकार का सामान्यीकरण या व्यापीकरण होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, तो वह प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है। तो यह पैटर्न दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो क्या गिनती हो रही है, तो गिनती नहीं हो रही है, 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, यानी एक तरह से पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दहा में 20 तक। ठीक है, जिसमें इधर पैटर्न अलग है, लेकिन इधर क्या हो रहा है पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। सम विषम की तो बात ही नहीं हो रही है, गिनती की भी नहीं हो रही है, अभाज्य संख्याएँ भी नहीं दिया है, तो 2 का पहाड़ा का निर्माण हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक DLED के परीक्षार्थी ने अध्ययन अभ्यास के समय बच्चों की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। बच्चे ने क्या समझने में गलती की। 112 क्वेश्चन में जो है यह प्रश्न दिया हुआ है 62 - 48, और बच्चा इसको क्या लिख देता है 46 लिख देता है। तो अब टीचर को पता लगाना है कि उसमें क्या गलती आ रही है, किस कारणवश वो आंसर नहीं निकाल पा रहा है। इकाई दहाई की समझ नहीं है, हासिल संख्या की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है। तो यहाँ पे क्या गलती कर रहा है बच्चा, यहाँ से कितना उधार लेना है या कैरी लेना है, तो क्या हो जाता है यहाँ से जब हम कैरी लेंगे तो 2 का यहाँ 12 हो जाता है। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 4 आना चाहिए, तो उधार लेने की उसको समझ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जाते हैं। तो पहले चित्र दिखाते हैं, संकेत दिखाते हैं, फिर ठोस वस्तुएं दिखाते हैं। नहीं, पहले संकेत दिखाते हैं, फिर चित्र, फिर ठोस वस्तुएं। नहीं, तो ये ऑप्शन जो सी है, पहले ठोस वस्तु दिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको आयतन दिखाना है, घनाभ दिखाना है, तो आप पहले रूम दिखाएंगे, उसके बाद उसका चित्र दिखाएंगे, फिर उसके संकेत के अनुसार प्रश्नों में जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अनुसार आप उसको समझाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े, तो नहीं, क्योंकि कभी कभी मूल्यांकन में क्या होगा कि बच्चे के नकारात्मक भी आ जाएंगे मार्क्स, तो क्या होगा, यह नहीं होगा। इसके बाद बच्चों
को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, यह भी नहीं हो सकता। बच्चे कक्षा में नियमित रहें, यह भी नहीं होगा। तो बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो। ठीक है, तो मूल्यांकन करके शिक्षक को बच्चे की जो प्रवीणता है, किसमें वो समक्ष है, उसको जानकारी होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये घनाभ है, यानी इस प्रकार से घनाभ बनाते हैं, इसके सभी किनारों की लंबाई पूछ रहा है। तो आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 4 गुणे L प्लस बी प्लस एच। एल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस 3 प्लस 6, यानी 10 3 13, 13 6 19, 19 चौक 76। तो ऑप्शन जो है डी है वो सही हो जाएगा। या फिर इसी प्रकार से आप फिगर बनाइए, और पहले आपने ऐसे बनाया तो इसका कितना दिया हुआ है 6, तो 6 जोड़ लीजिए। फिर यहाँ आया ऐसे बनाया तो इसका क्या है 10 है, तो 10 जोड़ लीजिए। फिर इसी प्रकार से ये बनाया तो फिर से 6 जोड़ लीजिए। फिर ये बनाया तो फिर से 10 जोड़ लीजिए। यानी आपको सभी लंबाइयों का ज्ञात करना है ना, सभी किनारों का। तो ये किनारे होते हैं जो 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 होते हैं। सभी किनारों को आपको बस जोड़ना है। तो आप फिगर बनाइए, जैसे जैसे फिगर बनाएंगे बस जोड़ते जाइए। ठीक है, इसी प्रकार से 10 10 20 और 6 6 12, यानी 32 हुआ। फिर से आपने यही बनाया तो 64 हुआ। और फिर आप ये बनाते जाएंगे तो इसको भी जोड़ लीजिए, 3 3 6, 3 3 6 6 6 12। तो आप 64 में 12 जोड़ेंगे तो फिर से ये हो जाएगा 76। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या दी हुई है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये संख्या है, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो इस दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 2 6 हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। फिर 529 किसका वर्गमूल होता है, तो 23 का। और नीचे ये कितने का हो जाएगा, तो 3 0 3 0, तो ये हो जाएगा 1000 का। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 0 हैं, तो 3 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 0 2 3 के पहले दशमलव लग जाएगा, जो ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम सही है। तो पूछ रहा है कौन सा क्रम सही दिया हुआ है। तो आप एक नंबर लाइन बना के भी देख सकते हैं। नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, फिर इसके दाएं पक्ष में 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम में होता है, और बाएं क्रम में क्या होता है, -1 -2। यानी जैसे जैसे हम माइनस में जाएंगे संख्या तो बड़ी होती जाएगी लेकिन वो छोटी होती जाएगी। जैसे संख्या 2 बड़ी है लेकिन -2 जो है वो छोटा है। तो जो ऑप्शन 117 में है डी, देखिए संख्या तो बड़ी है लेकिन वो क्या होगा, 100 से छोटा होगा, यानी पहले ही आएगा। या तो आप यहाँ नंबर लाइन भी बना के देखेंगे तो सबसे बीच में 0 बनेगा, फिर इधर 100 बनेगा, तो ये सही है। फिर इधर पहले क्या आ जाएगा, -1 -2, ऐसे ही करके पहले -100 आएगा, फिर -500 आएगा। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहा है संख्याओं में आपको 5 का स्थानीय मान बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 बटे में दशमलव हटाए तो दशमलव की जगह 1 और 2 संख्या है तो 2 0। तो नीचे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, तो ये 100वां हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक होती है। तो आकृति का ज्ञान होना चाहिए, अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आकृति का ज्ञान होना चाहिए, अवधारणा का, और हल करने की प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है, यानी प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए और अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है। यानी आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो आप एक गेंद का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लोहे की पेटी का भी, पानी की टंकी का भी, इन सब का निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं वाला पूछ रहा है तो इसका नहीं होगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। नए मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट में उसको फिर से करा दिया जाएगा। इसके अलावा
अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो अब अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कीजिए और इसको आप खुद से कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।